होएगा जैसे। हो गया ना? ओके। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा हाँ, तो फिर चलो फिर इनकम टैक्स का पढ़ाई करना है और स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं सर इनकम टैक्स में? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के अंदर आप लोगों को मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था। कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने का तौर तरीका, इंडेक्सेशन का यूज़ करना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का यूज़ करना, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स क्या होता है, कैपिटल गेन का रेट कितना सारा है, क्या बोला कि नहीं बोला? 111, 112, 112 ए। हाँ सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है। लंबा डिस्कशन हुआ है, 2-4 क्लास हुआ है। तो कैपिटल गेन का आइडिया तो लग चुका है, इतना तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा कि कैपिटल गेन का कंप्लीट एक आइडिया आ चुका है। बट अभी क्या है ना, कैपिटल गेन के अंदर कुछ और क्या बताऊँ आपको, मतलब थोड़ा और लेवल अप है सर, ठीक है? तो वो लेवल अप एग्जाम्पशंस का मैं डिटेल्स डिस्कशन नहीं किया, बस कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम्पशंस के बारे में मैंने जस्ट कुछ एरिया जो था उसको मैंने जस्ट कंटेक्स्ट में यूज़ किया मैंने। बट सर आज इंटेंशन जो है कैपिटल गेन के अंदर ना, जैसे लास्ट दिन में आप लोगों को चार्जेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें सेक्शन 45 जो कैपिटल गेन में चार्जेबिलिटी सेक्शंस को देखते हैं, और 45 के साथ साथ 45 रिलेटेड और भी सेक्शंस है, 45 उसके बाद 46, ठीक है? तो इस तरह का कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस या कॉन्सेप्ट जो कैपिटल गेन या कैपिटल गेन कॉन्सेप्ट अराइज होता है, जिसमें सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मानो कि लास्ट दिन मैंने कंक्लूजन किया था जिस पॉइंट पे, कि अगर मानो कि आपके पास कोई ज़मीन है और आप किसी डेवलपर को उसको दे रहे हो। डेवलपर मतलब जो लोग घर वगैरह बनाते हैं। हाँ सर, पुराना घर है आपका, जैसे मतलब स्पेशली इन सिटी एरिया, ठीक है, लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब एरिया में ये सब बहुत चलता है, क्योंकि पुराना पुराना बिल्डिंग धंस जा रहा है, गिर जा रहा है। तो क्या करे, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो प्रोमोटर्स को दे देते हैं, है ना? तो फिर प्रोमोटर के साथ उनका कुछ लेन देन होता है कि भाई ठीक है, इस प्रॉपर्टी आपका था लेकिन अभी तो प्रोमोटिव मैं प्रोमोटिंग करूंगा, तो फिर उसमें कुछ लेन देन होगा, आपको कुछ फ्लैट मिलेगा, कुछ जगह मिलेगा। हाँ, इस तरह सा कुछ सेटलमेंट होता है, उसका भी एक ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होता है, उसमें भी कैपिटल गेन आता है। तो इसे स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बोलते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट को। तो इसमें भी कैपिटल गेन आता है सर, ठीक है? फिर और एक कॉन्सेप्ट है सर, जिसमें बाईबैक ऑफ शेयर्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, ठीक है? स्टॉक मार्केट का हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, बेसिकली ये कंपनी लॉ में भी पढ़ाया जाता है। बट देखो सर, जब लॉ पढ़ते हो तो उसमें आपको ऐसा फीलिंग आता है कि अच्छा ये तो लॉ है, लेकिन जब आप शेयर मार्केट के साथ रहते हो तो आपको इसका प्रैक्टिकलिटी का अंदाजा आ जाता है। तो जैसे रिसेंटली आई थिंक कोई बता सकते हो, एक कंपनी बाईबैक करने के बारे में बोला है, रिसेंटली बोला है, एनीवन? कोई तो बताओ। रिसेंटली बड़ा कंपनी सर, ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी। TCS। टीसीएस, थैंक यू सुभाश्री। सुभाश्री काफी अपडेट रहता है। ओके, टीसीएस ने बोला सर कि वो बाईबैक करेगा। कितना अमाउंट है सुभाश्री, कुछ बोला आपको पता है? मैंने अभी तक पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ा। 18,000 18,000 करोड़ करोड़। 18,000 करोड़, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly ऐसे बाईबैक कंपनी करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो। ऐसे केसेस में कैपिटल गेन में उसका क्या असर आता है, ये भी एक चर्चा का विषय है ना सर? तो आई होप कि आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट होने का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि उसमें कैपिटल गेन कहाँ से कहाँ आपको सिखाएगा कि भाई अच्छा ये पॉइंट आ सकता है। तो यही सब वेराइटीज है आज के क्लास में, और एक कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा सर। हाँ, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रिवर्स मॉर्गेज का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है? जैसे जो लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी में पढ़ते हो, ठीक है? इट्स लाइक नॉट लाइक दैट, इट्स टोटली अलग। रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं इसको, जो नॉर्मली ओल्ड एज पीपल्स के लिए हैं, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनके लिए हैं। प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रखा जाता है, दैट इज नॉट ट्रांसफर, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उसको कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं किया जाता, बट सुनने में लगेगा कि वो कैपिटल गेन जैसा है। तो ऐसा ढेर सारा ऐसे, हाँ आज ये भी बताऊंगा सर आपको कि ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शंस जिसमें ट्रांसफर तो होता है पर वो ट्रांसफर ट्रीट नहीं होता। सर ये कैसा बात है, ट्रांसफर होता है
पर ट्रांसफर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यस, ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन है सर, उसके बारे में मैंने आपके साथ बात करूंगा। ट्रांसफर लगेगा पर ट्रांसफर नहीं है। एग्जाम सिचुएशंस में क्या होता है ना, ये सब एरियाज है ना, आपको ट्रू फॉल्स सवाल कर लेते हैं, ठीक है। गुड अगर मॉर्निंग आपको, सर। हाँ गुड मॉर्निंग स्नेहेश, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मतलब ट्रांसफर के मतलब आप लोगों ने जाना कि जब तक ट्रांसफर नहीं होगा कैपिटल गेन नहीं होगा, है ना सर। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस है जहां पर एसेट ट्रांसफर होता है बट उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है, जिसमें से एक है रिवर्स मॉर्गेज। तो चलो सर एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ना एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आज एक क्वेश्चन करेंगे ताकि कैपिटल गेन का एक मतलब ओवरऑल आइडिया दिमाग में घुस जाए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे प्रोविजंस जो भी है उसके ऊपर चलेंगे सर, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लिया, हो गया सर स्क्रीन शेयर, बोलो ना। है सर। ओके सर ठीक है, थोड़ा पेन ले लेता हूँ सर, ठीक है चलो। तो इनकम टैक्स कैपिटल गेन नोट्स तो आप लोगों को मैं दे दिया, ठीक है। आप पढ़ते रहो, जागते रहो, ऐसा ही पढ़ते रहो। तो ये इलस्ट्रेशंस भी मैंने लास्ट वीक करवाया था। आज मैं आपको ऐसे तो ये भी बताना है मुझे, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बताना है, ठीक है। जो भी आपको मैंने बोला अभी कि आपको मैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ये रहा ना स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ये बताऊंगा सर हम आपको, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली सेक्शन नहीं, ये कंपलसरी एक्विजिशंस मैंने बोल दिया था 45 सबसेक्शन 5A, ठीक है। ये सेक्शंस के अंदर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बोला है, तो इसमें भी कैपिटल गेन आता है, ठीक है। तो किस तरह से आता है इसको मैं बताऊंगा आपको, इसका एक पूरा समरी मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू से बताऊंगा। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, हाँ ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है सर। सेक्शन 46, ठीक है, सेक्शन 46 जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो जाता है ना सर, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी लिक्विडेट हो जाता है ना सर, जो बिजनेस करके फेलियर हो जाते हैं, बाद में उसको लिक्विडेट करके जाना पड़ता है, कहाँ से, बिजनेस वर्ल्ड से। तो लिक्विडेशन के टाइम पे अगर आपका बिजनेस बंद हो जा रहा है तो ऐसे पीरियड में आपका जो एसेट ट्रांसफर होता है उसमें कंपनी को क्या कैपिटल गेन होता है, और जब शेयर होल्डर के पास कुछ एसेट्स आता है तो क्या उसमें कैपिटल गेन होता है या नहीं होता है, इसका चर्चा है इसके अंदर, जो सेक्शन 46 बताते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है सर, जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक चर्चा मैं करूंगा आपसे। और बाईबैक, ठीक है, जैसे मैं आपको आ गया कैपिटल गेन्स ऑन बाईबैक, इट्स सेक्शन 46A, ठीक है, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। और उसके बाद मैं आपको ये बात करूंगा सर, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, वो ट्रांजैक्शंस जिसको ट्रांसफर दिखता है बट ट्रांसफर है नहीं, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि कभी भी कुछ भी सवाल यहाँ से कर लेते हैं, और कुछ कुछ इलस्ट्रेशन आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो समझ में तो आ रहा है, ओके। क्या बताना है क्या करना है समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले आपको मैं बस एक बार गो थ्रू करा दूं कि पूरा कैपिटल गेन, पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है इसमें आपको क्या क्या सेक्शंस के थ्रू से गुजरना पड़ता है। जिसके आप देख सकते हो स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, ये आप लोगों को पता है। सेक्शन 45 के एरिया है जो बेसिकली कैपिटल गेन के चार्जेबिलिटी पे बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 45 रिलेटेड कुछ बातें जिसमें आपको कैपिटल गेन आइडेंटिफिकेशन करने में तकलीफ ना हो, ठीक है। सेक्शन 45 सेक्शन 5A 46 जो मैं आपके साथ बात किया, डेफिनेशंस का एक बहुत लंबा एरिया है जिसमें कैपिटल एसेट्स क्या है, कैपिटल गेन क्या है। अच्छा, लास्ट दिन मैंने आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताया था, आप लोगों को याद होगा, क्या बोलो तो सर, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बोलो। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल लैंड, वेरी गुड सर, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड अगर किसी का गांव में है, ऐसे बहुत लोगों का है सर, ठीक है, गांव में जमीन बहुत सारे लोग के हैं, और भारत में 70% से ज्यादा, मतलब 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में ही रहना चाहिए इतना लोग शहर में अच्छा नहीं है, ऐसे ही शहर का भीड़ बढ़ रहा है। मैं पर्सनली एकदम नहीं मानता कि और सिटी होना चाहिए, जितना है उसको ठीक करो, बस गांव को अच्छा रखो, क्योंकि नेचर नेचर सही रहना चाहिए। नहीं तो ना ये सिटी बनाते बनाते एक दिन सिर्फ मतलब बस पत्थर रहेगा, ठीक है। बस जितना है उसी से जो करना है करो, और शहर ना बनाओ, बस गांव रहने दो, क्योंकि जनजीवन रहना चाहिए।
एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया, इसके बारे में एक जबरदस्त चर्चा हुआ था, मुझे याद है, और मजा आ गया था कि किसको बोलेंगे गांव का जमीन, किसको बोलेंगे शहर का जमीन। और गांव का जमीन बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा क्या? क्या गांव का जमीन बेचने से कैपिटल गेन होता है? बोलो सर नहीं। क्या? नहीं। सिंपल जवाब है नहीं। ठीक है, लेकिन सर एक्सेप्शंस है। वो किस तरह से एक्सेप्शंस? अगर आपका ज़मीन 2 किलोमीटर के रेंज में है, पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, अगर आपका ज़मीन 2 से 6 किलोमीटर के रेंज में है, 1 लाख से ज़्यादा कोई सिटी है आसपास में, अगर आपका ज़मीन 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के रेंज में है और आसपास में कोई शहर है जिसका जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है, इट्स लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसा शहर, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, अगर ऐसे शहर के अगल बगल में 8 किलोमीटर रेंज तक भी कोई गांव का ज़मीन दिख जाए, वो गांव का ज़मीन कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीक बताया था, क्वेश्चन भी किया था, तो ये एक अच्छी बात है सर। अच्छा, तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, फिर ट्रांजैक्शंस क्या है, ठीक है, ट्रांसफर क्या है, मैं आपको बताया था। आज मैं आपको उसका ट्रांसफर का एक्सेप्शंस बताऊंगा, ठीक है, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसका एक्सेप्शंस भी बताऊंगा। फिर मैं आपको मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में सेक्शन 48 के तहत किस तरह से आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे ये भी बता के रखा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पशंस का लिस्ट भी लिखा के रखा जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। आप लोगों ने सर ये भी किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या होता है ये भी जाना, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है ये भी जाना। ठीक है सर, इवन आप अगर मैट को थोड़ा सा गो थ्रू करते हो तो आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आओ, ये मिल गया सर, दिखाई दे रहा है सर? जो मैट आपको मैं शेयर किया या नोट्स मैंने शेयर किया उसमें आपको करेंट अपडेटेड जो इंडेक्सेशंस का जो चार्ट है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर वाइज देखा जाए तो 4.374 समथिंग। ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिसेस, ठीक है, या फिर आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब ये जो महंगाई के साथ जमीन का वैल्यूएशन जो बढ़ जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे कम से कम जो इंडेक्सेशन है वो 2001-2 के बनाया जाता है जिसका वैल्यूएशन 100 माना गया है, और सबसे लास्ट जो है करेंटली जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके हिसाब से 2021-22 द लास्ट जिसका इंडेक्सेशन है 317। ठीक है, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला 2001-2 माना जाता है। सर अगर 2001-2 से पहले किसी का कुछ भी खरीदा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा? अगर किसी का कोई जमीन 2001-2 वाला ही मानेगा। थैंक यू सर, दो 2001-2 वाल, हाँ थैंक यू सर, बस ये तरह आपको याद रखना। ठीक है, 2001-2 से ही आपको मानना पड़ेगा। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब पुराने का इंडेक्सेशन भी फॉलो होता था, बट आजकल ये पुराना इंडेक्सेशन सिस्टम हटा दिया गया है। इन रिलेशन टू द प्रीवियस ईयर मींस सच इंडेक्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू 75% ऑफ एवरेज राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्पेशली अर्बन फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर टू सच प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, स्पेशली अर्बन एरिया में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ज़मीन का दाम जो है ना सर वो अर्बन एरिया में इम्प्रूव ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बढ़ता है कॉम्पेरेटिवली गांव के ज़मीन से। गांव का ज़मीन में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कॉम्पेयर टू सिटी। ठीक है सर, बिकॉज सिटी में क्या है ना, सिंपल डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। आज अगर आप न्यू टाउन में ज़मीन खरीदना चाहोगे और अगर कोई 25 साल पहले या 20 साल पहले आके न्यू टाउन में बसा था, ठीक है, न्यू टाउन मतलब राजारहाट न्यू टाउन जो कोलकाता का सबसे न्यूली बिल्ड टाउनशिप बना है, आप लोगों को पता है या बन रहा है, अभी बहुत काम बाकी है। तो उस एरिया में जिसका 20 साल पहले 20 ईयर्स 25 ईयर्स बैक जिसका ज़मीन था वो काफ़ी सस्ते में वो ज़मीन लिया था। ठीक है, लेकिन ये देखो ये एरिया का बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोलकाता में ये सबसे अभी अभी कोलकाता एरिया में सबसे महंगा तो यही एरिया ज़मीन चल रहा है सर, इसी एरिया का। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसके आसपास का जो गांव का ज़मीन है उसका भी वैल्यूएशन बढ़ गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये स्प्रेड करेगा, इस तरह का चल रहा है। लेकिन फिलहाल इसी को ठीक ठाक से बना लो सर, अभी बहुत बाकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शहर का ज़मीन अगर किसी जगह में कोई सिटी प्लान हो रहा है ना उसके आसपास के ज़मीन में ना वैल्यूएशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन लग जाता है। ठीक है, बिकॉज ये जो पुराना कोलकाता है, ठीक है, जो ओल्ड कोलकाता है, यहाँ पर क्या है, जगह नहीं है यहाँ पर जगह है नहीं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, बस पुराना घर है, अगर उसको तोड़ के कोई कुछ कर रहा है तो कुछ होगा, अदरवाइज सर पॉपुलेशन का बाढ़ आ गया है, कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन्फ्लेशन इंडेक्स डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में ही एक्चुअली बढ़ा गया है सर। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट मतलब जगह इतना सारा और लोग बहुत सारे, जगह इतना सारा, सारा का सारा, मतलब पूरा बंगाल में या नॉट जस्ट इन बंगाल, पूरा भारत से जो भी कोलकाता को पसंद करते हैं ईस्ट इंडिया वाले स्पेशली, ठीक है, न्यू टाउन में एक घर खरीदेंगे।
अब सबको ही आके अगर घर खरीदेगा तो घर का वैल्यू तो बढ़ेगा। हाँ, इसीलिए तो फ्लैट वाले, रियल एस्टेट वाले इतना कमा रहे हैं, ठीक है। सबको चाहिए न्यू टाउन में एक घर खरीदना है, न्यू टाउन में जमीन खरीदना है, न्यू टाउन में बिजनेस बनाना, तो इसी तरह से इसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है सर इन्फ्लेशन होने का। मतलब डिमांड बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसके पीछे सप्लाई थोड़ा सा ही है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस या इन्फ्लेशन का यूज कैसे होगा ये मैंने आपको दिखा के रखा है, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी मैंने आपको बोला, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, मैं आगे आगे बात करूंगा, जिसमें सेक्शन 50 आएगा, सेक्शन 50B आएगा, ठीक है। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, ठीक है। अभी अभी चर्चा नहीं करेंगे, आई होप कोशिश करेंगे इसको कल लेने का, ठीक है। स्लम सेल के बारे में चर्चा करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्लम सेल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये एक स्पेशल एरिया है। 50 का एक एरिया है, स्टैम्प ड्यूटी का भी एक एरिया है, जैसे हम लोग बीपी में करे थे, जो लोग बीपी का क्लास किए हो, ठीक है। बीपी में भी ऐसे एक स्टैम्प ड्यूटी था, यहाँ पर तो होगा क्योंकि कैपिटल गेन है, तो स्टैम्प ड्यूटी का एक बहुत बड़ा जगह है। तो ऐसे 50 से लेके 51, और अच्छा ये टैक्स का जो रेट का एरिया है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म 111A, 112A, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या होता है जो सेक्शन 55 बताते हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए बोनस शेयर, राइट शेयर का कुछ एरिया है, मतलब 50% ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, बस कुछ 50% एरिया है जो कैपिटल गेन में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और लास्ट में आएगा आपका एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है, जिसमें एक मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत चर्चा किया, थोड़ा चर्चा फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद ये सब बात हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करें सर, सारा का सारा पॉइंट बताना पड़ेगा, हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अरे भाई क्या पता आपको, आप मुझे बताओ। ये एग्जाम में थोड़ी ना बोल के देगा भाई सेक्शन 54 पूछेंगे या सेक्शन 54 EC पूछेंगे, कभी कुछ बोल के नहीं आता, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट ये सब प्रोफेशनल लेवल में पूछना नहीं चाहिए, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। ओके चलो सर एक क्वेश्चन करो, समझ में आ रहा है ना सर कि किस तरह से आपको बीपी रेडी करना, सॉरी कैपिटल गेन रेडी करना, ठीक है। सेक्शन वाइज चलोगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे, प्रोविजन वाइज चलोगे, तो एकदम हैंड टू हैंड रेडी होता जाएगा। ओके क्वेश्चन दिख रहा है सर, बोलो। हाँ सर। ये सर चलो सर रीड करो क्वेश्चन को। क्या नाम है इसका? इनका नाम है सर मिसेस हर्षिता। ओके, मिसेस हर्षिता परचेज लैंड एट ए कॉस्ट ऑफ 35 लाख, 35 लाख में जमीन खरीदा था। सर मान के चलते हैं न्यू टाउन में ही खरीदा था, ठीक है। कब खरीदा था सर? 2003-4 में खरीदा था, ठीक है। एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल एसेट टिल 20 मार्च 2021। 2003-4 से लेके 2021 तक उन्होंने अपना कैपिटल एसेट को 2021 20 मार्च तक अपने कैपिटल एसेट को होल्ड करके रखा। बहुत बढ़िया सर, होल्ड करके रखा तो क्या लगता है वैल्यूएशन बड़ा होगा कि कमा होगा? बोलो सर क्या लग, बड़ा होगा एकदम सर। कितना वैल्यूएशन बढ़ सकता है, मतलब कॉमन सेंस में 35 लाख का वैल्यूएशन कितना हो सकता है? डबल से ज्यादा हो जाएगा क्या न्यू टाउन में होगा तो? हाँ हो जाएगा, हो हम्म, जाएगा सर। हो जाएगा? हो जाएगा सर। अरे चलो सच, आप लोगों का, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं। 70-80 लाख টাকা যাবে। 70-80 लाख टका, ओके चलो, या उससे ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे तो 2 करोड़ 10 लाख दे रखा है। यहाँ पर तो 210 लाख दे रखा है, ये ऐसा ही होगा सर, ठीक है। 35 लाख में जो जमीन खरीदा है 2003-4 में, वो करोड़ों में ही चल रहा है अभी, ठीक है। बिकॉज 3-4 के टाइम पे न्यू टाउन का कुछ था नहीं, ठीक है। न्यू टाउन कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो लोगों को उतना समझ भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, ठीक है। तो शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 21 मार्च 2021। ये जो मिसेस हर्षिता हैं, ये अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है 21 मार्च 2021 को। एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो उसके पास जो जमीन है न्यू टाउन में, उसको वो क्या करना चाहता है सर? उसके पास जो न्यू टाउन में जो लैंड है उनका, ठीक है, उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहता है। मतलब जमीन का बिजनेस करेगा, जमीन पे प्रॉपर्टी बनाएगा। आप समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। जो 35 लाख का Yes, sir. जमीन उनके, जो 35 लाख का जमीन उन्होंने 3-4 साल के आसपास में खरीदा था, ठीक है, न्यू टाउन एरिया में, तो वो 35 लाख के जमीन को
अभी ये 2003-4 में परचेस किया गया था, तो उसको इतना दिन होल्ड करके रखा था। अब 2021 में आके उनको लग रहा है कि भाई हम इसका डीलिंग्स क्यों ना कर ले, इतना दिन होल्ड करके रखा, और वो रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाहती है। ठीक है, तो रियल एस्टेट बिजनेस में अगर आ जाते हैं तो फिर वहां पर वो क्या करेंगे, फ्लैट बनाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, रियल एस्टेट में काम ही क्या है, घर बनाओ और बेचो। ठीक है, तो घर बनाने का बेचने का जो कहानी यहाँ पर दिया है, देखते हैं चलो। This started a real estate business on 21st March 2021 and converted the said land into stock in trade for her business on the said date. उसी डेट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। When the fair market value of the land was 210 लाख, तो जिस दिन वो कन्वर्ट कर रहा है उस दिन के हिसाब से इस जमीन का FMV फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, 210 लाख का है। ठीक है, मतलब 2 करोड़ 10 लाख। से कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स, उन्होंने 15 फ्लैट वहां पर बनाया, इक्वल साइज का, इक्वल क्वालिटी का एंड इक्वल डायमेंशन का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख, हर एक फ्लैट 10 लाख करके बनाया उन्होंने। एक एक फ्लैट का जो बनाने का खर्चा रहा वो 10 लाख का। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2022, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया फरवरी 2022 में, मतलब ये जो टाइम चल रहा है फरवरी। सी सोल्ड 10 फ्लैट्स एट 30 लाख पर फ्लैट, उन्होंने एक एक फ्लैट को 30 लाख में बेचा। ठीक है, कब बेचा सर, मार्च 2022 में। लेकिन उनके पास 5 फ्लैट रिमेनिंग रह गया। द रिमेनिंग 5 फ्लैट्स वर हेल्ड इन स्टॉक हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को उनके पास 5 फ्लैट रह गया सर। उन्होंने इस फ्लैट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अलावा और भी कुछ किया सर। सी इन्वेस्टेड 50 लाख इन बॉन्ड्स, उन्होंने 50 लाख बॉन्ड पे इशू किया। किसका बॉन्ड लिया सर, 50 लाख इन बॉन्ड इशूड बाय, अच्छा बॉन्ड पे इशू नहीं किया, सॉरी, बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया, आई एम सॉरी सर। सी इन्वेस्टेड 50 लाख इन बॉन्ड्स, जो बॉन्ड को इशू किसने किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर NHAI गवर्नमेंट का ही एक अथॉरिटी है, नेशनल जो हाईवे बनाते हैं वो बॉन्ड इशू करते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक है, उनको पैसा चाहिए होता है ना NHAI को, तो वो बॉन्ड इशू करके आपको बोलते हैं कि भाई आप पैसा दो, आप खरीद सकते हो, NHAI वगैरह का बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है, तो आप बॉन्ड परचेस करते हो, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, मतलब NHAI को पैसा मिलता है, और बदले में वो रास्ता बना के बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ वापस कर देते हैं। सर उनका रास्ते बना के क्या इनकम होता है, सर टोल टैक्स बनाते हैं ना, टोल प्लाजा वगैरह से जो इनकम होता है, वहाँ से जो टोल प्लाजा चलाते हैं उनसे इनकम होते हैं, वहाँ से कुछ गवर्नमेंट रख लेते हैं, बाकी पैसा टोल प्लाजे वाले रख लेते हैं। इस तरह से चलता है सर। ठीक है, तो ये एक बड़ा लंबा कहानी है। ठीक है, मैं अभी उस टोल मतलब हाईवे बिजनेस पर नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको हाईवे बनाने का बिजनेस भी समझ में आ जाएगा। तो NHAI क्या करेगा वो तो आपको समझ में आ गया, बॉन्ड इशू किया मतलब बेसिकली लोन। ठीक है, NHAI को चाहिए था लोन, आपने उनको लोन दे दिया, लेकिन आपके लिए लोन नहीं है, आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली नॉट जस्ट NHAI, सिमिलरली और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, मतलब गाँव में जो बिजली का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं उनके ऊपर, उनको भी बॉन्ड उन्होंने भी बॉन्ड इशू किया, वहां पर भी 50 लाख अनदर इन्वेस्टमेंट किया 31 मार्च 2022 में। तो इनका 2 इन्वेस्टमेंट है 50 लाख करके 2 जगह में। आपको कहा जा रहा है कि मिसेस हर्षिता का आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करके बताओ और बिजनेस इनकम भी कैलकुलेट करके बताओ। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ चार्जेबल कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिसेस हर्षिता अराइजिंग फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, इंडिकेटिंग क्लियरली द रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम, मतलब क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, सारा का सारा रीजन भी दिखाने के लिए बोला। मतलब आपको नोट में सारा पॉइंट बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इसलिए किया, इसलिए किया, इसलिए किया। ठीक है, तो मतलब प्रोविजंस पूछना चाहते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2003-4 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का 301। ठीक है, आपको गिवन है। तो प्लीज टेल मी सर, क्वेश्चन क्लियर है एकदम? यस सर। अगर क्वेश्चन समझ में रहेगा ना सर तभी जाके आंसर समझ में आएगा। सबसे पहले सवाल आता है, जवाब बाद में आता है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया सर, आगे बढ़े फिर। यस सर। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी किए हैं, है ना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी किए हैं, तो इसको भी कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ न्यू पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। आई डोंट नो क्या क्या न्यू पॉइंट आएगा, बट आएगा। ओके चलो कराते हैं।
चलो सर। ओके, तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो ये कर देना चाहिए कि कंप्यूटेशन, हेडिंग कर लो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, computation of capital gain and business income of हर्षिता और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा सर? 22, 23, 23 प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21, 22, है ना? मतलब क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। हम लोग प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हैं, बस इतना ही सी बात है, और क्या। अब आगे बढ़े सर। ओके, तो एक पर्टिकुलर भी बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर बना लो और एक रुपीस का घर भी बना लो, ठीक है? एक पर्टिकुलर बना लिए और एक रुपीस का घर बना ली। तो सर यहाँ पर दो इनकम है, तो दो इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक हो जाएगा आपका कैपिटल गेन इनकम, तो और एक होगा बिजनेस इनकम, क्योंकि उन्होंने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया ना, और स्टॉक इन ट्रेड को सेल भी किया, तो बिजनेस इनकम भी दिखाई दे रहा है ना सर? तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन भी करेंगे और उसके साथ साथ बिजनेस का भी करेंगे, बट पहले कैपिटल गेन को देख लेते हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले किस आइटम को लेना चाहिए? मतलब मेरा सबसे पहला फेयर वैल्यू ऑफ क्या? कंसिडरेशन। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाँ सर, सर ये वाला जो है यस ना, सर, 2 210 करोड़ 10 लाख। लाख। हाँ, मतलब 2 करोड़ 10 लाख, मतलब ये जो जमीन का जो उसके पास जो जमीन था 35 लाख में जो उन्होंने खरीदा था, जो आज के डेट में वो अपने रियल एस्टेट बिजनेस में उसको ट्रांसफर कर रहा है, यही तो उसका अभी का वैल्यूएशन है। तो इसी के ऊपर तो इन्होंने फ्लैट वगैरह बनाया, फिर उसमें फ्लैट को बेचा, है ना? तो इसीलिए हमारे कैपिटल गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? ये 210 लाख का जो कॉन्सेप्ट है, वो डेटा हमारे लिए सबसे कीमती वैल्यू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 210 लाख जो है उसका डिटेल्स को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड ऑन द डेट ऑफ conversion, on the date of conversion, deemed सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, डीम्ड मतलब मान लेंगे, डीम्ड एज दी फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ठीक है? डीम्ड एज दी फुल वैल्यू कंसिडरेशन, मतलब ये मान लेंगे कि ही वैल्यू इसको मिल जाएगा, है ना? फुल वैल्यू कंसिडरेशन 35 लाख में खरीदा था, आज 210 लाख में मार्केट वैल्यूएशन हो गया। तो इसी वैल्यूएशन को लेके ही आगे बढ़ना है सर, ठीक है? फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ओके? ओके, फॉर द पर्पस ऑफ, अच्छा सेक्शन, एज पर सेक्शन लिख देते हैं, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, ठीक है? ये आप लोगों को मैंने पहले भी 45 बताने के टाइम पे बता के रखा था। तो अभी क्या करेंगे सर? तो अभी इसमें सिंपल 210 लाख को पुट कर दो, 210 लाख, 2 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है? ये हो गया आपका पहला बात। यहाँ से आपको कुछ आइटम लेस करना चाहिए। क्या लेस होना चाहिए बोलो? जो भी आपको मिला है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वेरी गुड सर। हाँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेस कर देना चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करोगे तो इंडेक्स कॉस्ट किसके ऊपर लगाओगे? 35 लाख के ऊपर, जितने में लैंड परचेस किया था। थैंक यू सर, जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना? जिस दाम पे आपने
लैंड परचेस किया था, मतलब 35 लाख आपने 2003-4 में परचेस किया था। तो 2003-4 में जो जिसका वैल्यू 35 लाख था उसको आज के डेट में उसका कॉस्ट को कन्वर्ट करो सर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। ये आपका पास्ट वैल्यू है। पास्ट वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण चेंज हो गया है। 35 लाख 2003-4 में जो वैल्यू था वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में 35 लाख का वैल्यूएशन सोचो, ठीक है। 210 लाख का तो सेल कंसिडरेशन, ठीक है, 210 लाख तो सेल कंसिडरेशन की तरह है। तो 35 लाख को आज के डेट में इन्फ्लेशन वाइज देखना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको इंडेक्सेशन का जो चार्ट है वो भी देके रखा है ना, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3-4 में आपका 109 का इंडेक्सेशन था और 2020-21 में आपका 301 का है। और मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही इंडेक्स चार्ट दिखाया, जो मैंने आपको नोट्स में भी शेयर किया। आपके पास स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट वगैरह मटेरियल में भी आपको दिख जाएगा सर इंडेक्सेशन का जो चार्ट है, ठीक है। सो 109, 301, अब इसी को यूज करेंगे और क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। तो यूज तो करेंगे तो क्या लिखेंगे, ICOA लिख रहा हूं मैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35 लाख का है, 35 लाख का है, 35 लाख का इंडेक्स कॉस्ट। ज्यादा हो गया क्या? अब ठीक है ना? ठीक है सर। 35 लाख इंटू क्या करेंगे, किसको ऊपर करेंगे और किसको 301 ऊपर करेंगे? जिस साल 301 डिवाइडेड बाय 109। 301 डिवाइडेड बाई 109, मतलब ये मैंने सिखाया था आपको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, कि जिस साल आपका कन्वर्जन हो रहा है वो आपका रिजल्ट है, और जिसके बेसिस में आपका कन्वर्जन हो रहा है वो आपका एग्जाम है, मतलब जिसके कारण ये हो रहा है। तो किसके कारण क्या हो रहा है, ये 2003-4 के कारण ही तो 2021-22 आया है। तो ये 109 कब का है सर? 109 आपका 109 जो है ये आपका परचेस था, ठीक है। तो इसी के रीजंस में ही तो आज का चेंजेस है। तो जिसके कारण होता है वो नीचे होता है और जो रिजल्ट होता है उसको ऊपर रखा जाता है। जैसे मैं आपको समझाया था, आपको एग्जाम में 100 में अगर 60 मिलता है तो 100 इज दी रीजन जिसके कारण आपको 60 मिलता है। तो जिसके कारण होता है उसको नीचे लिखा जाता है और जो रिजल्ट होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। सिमिलरली 109 आपका पुराना कारण है, जिसके कारण आज का 301 देखने को मिलेगा। इसलिए जिस साल आपका कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कि 21-22, ठीक है, या 22-23 जो भी आपको दिखे, और जिस साल आपने परचेस किया था 3-4 का इंडेक्स वैल्यू नीचे, और 21-22 का जिस साल आपका कन्वर्जन हो रहा है उसका इंडेक्सेशन वैल्यू ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको याद रखने के लिए मैं समझा रहा था, ठीक है, कि किसको ऊपर डालेंगे, न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, इसको समझाने का सबसे सिंपल तरीका है। रीजन क्या है? 109। 2003-4 में परचेस ना करते तो आज 2021 में आपको ये करने का जरूरत ना पड़ता, ठीक है, इसीलिए। ओके, तो 301 डिवाइडेड बाई 109, तो क्या वैल्यूएशन आ गया सर, बोलो ना। 96 लाख 96 136 65 138, ठीक लिखा? देखो, यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, 96,65,135 38 है। इसका मतलब जो 2,10,00,000 का आपका आज का कंसिडरेशन है, इससे आपको ये इंडेक्स कॉस्ट को क्या कर देना चाहिए, क्या कर देंगे सर? लेस कर देना। लेस कर देना। तो लेस करके बताओ कितना आया? 1,13,34,862। 1,13,34,862। वेरी गुड सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स कॉस्ट लेस करने के बाद वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपने कैपिटल गेन कितना किया, ठीक है, आपने कैपिटल गेन कितना किया ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपने इंडेक्स कॉस्ट को हटाया, कॉस्ट को हटा के आपको करेंटली क्या आपका सिचुएशन हो रहा है, मतलब क्या वैल्यूएशन हो रहा है, कॉस्ट माइनस करने के बाद, इंडेक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको एक आइडिया आ गया। नाउ अभी आपको क्या देखना पड़ेगा सर, कि आपने कैपिटल गेन कितना किया। कोई मुझे बता सकता है कि आपने कितना कैपिटल गेन किया? सर यहाँ से डिडक्शन हटाएंगे ना। डिडक्शंस बाद में करेंगे ना, मतलब तुम एग्जेम्पशंस के बारे में पूछ रहे हो ना, डिडक्शंस मतलब हाँ वही है। हाँ एग्जाम्पशन है, सॉरी सर। एग्जेम्पशंस के पहले आपको पहले तो कैपिटल गेन भी तो देखना है। मतलब आपको लग रहा है सर कि जो 2,10,00,000 से
जो भी लेस किया उसी से मेरा कैपिटल गेन हो गया। लेकिन क्या सच में आपका कैपिटल गेन उतना ही हो गया सर? सर आप एक सर चीज देखो। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कह रहे हो? हेलो। ये वही हो गया 1 लाख के ऊपर 10%। 1 लाख के ऊपर 10%, मतलब परसेंटेज बता रहे हो कि कितना परसेंटेज टैक्स लगाएंगे? मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछा कि आपका कैपिटल गेन का जो वैल्यूएशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जैसे आमतौर पे लग रहा है कि सर यही मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा, यहाँ से एग्जेम्पशंस कर देंगे। लेकिन सर इसमें एक खेल छुपा हुआ है, आप लोग एक चीज देखा नहीं। ये देखो, आपने कितना फ्लैट कंस्ट्रक्टेड किया? 15 फ्लैट कंस्ट्रक्टेड किया। 15। ये जो मिसेस हर्षिता ने 15 फ्लैट बनाया है ना। 15 फ्लैट में से 5 फ्लैट उसका अभी तक सेल नहीं हुआ, ठीक है। रिमेनिंग फ्लैट्स वर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर खेल क्या है कि जो फ्लैट अभी तक आपने बेचा नहीं, ठीक है, जो फ्लैट अभी तक आपने बेचा नहीं, उस फ्लैट का गेन आपने किया नहीं, है ना। यस सर। तो फिर आप मुझे बताओ कि 15 फ्लैट में से 10 फ्लैट ही आपने बनाया। आप बात मेरे समझ रहे हो? ठीक है, 15 फ्लैट में से 10 फ्लैट ही आपने क्या कर पाया सर? बेसिकली सेल कर सेल पाया, कर। है ना। तो 10 में से 15 में से 10, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? 2/3 बोल सकते हैं क्या? देखो तो एक बार, यस सर। 10 डिवाइडेड बाई हाँ सर 15, बोल सकते। हाँ मतलब 0.666 में तो 66.666 ऐसा कुछ आएगा। और 66.66 मतलब 2/3। हाँ सर, आपको मैं समझाता हूँ। यस सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि 15 में से 10 फ्लैट ही आपने सेल किया, तो 10 डिवाइडेड बाई अगर 15 करते हो आप, तो कितना आता है? 0.666, मतलब 66 को इंटू 100 करेंगे ना, तो 66.67 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 66.66 आएगा। और ये 66.66 मतलब होता है 2/3, ठीक है। कैसे करेंगे सर? सिंपल, आप 2/3 करो, 2 डिवाइडेड बाई 3 यही आएगा सेम, ठीक है। 10/15 करने से भी जितना आता है, 2/3 करने से भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें ये देखना है कि आपका प्रोपोर्शनेट गेन कितना हुआ है, ये बहुत वाइटल है यहाँ पर, ठीक है। आपने प्रोपोर्शनेटली कितना गेन कर लिया। तो अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊं, ये जो वैल्यूएशन आपने यहाँ पर कमाया, ठीक है, ये जो आपका टोटल दिख रहा है इतना, बट आपका प्रोपोर्शनेट गेन इतना नहीं है, तो वही प्रोपोर्शनेट गेन को आपको थोड़ा अलग करना होगा। यही मैं थोड़ा आपको पूछ रहा था आप लोगों से। कोई बात नहीं सर, देखो तो आपने प्रोपोर्शनेट गेन कितना किया, चलो देखते हैं। सर ये वाला तो Propor- उसने इन्वेस्ट किया, तो ये B2 में नहीं जाएगा वही? हाँ बोलो। ये वाला जो उसने पैसा है, मतलब फ्लैट बनाया, वो तो मतलब लैंड को बाद में बनाया ना, तो B2 में नहीं जाएगा वो? किस में नहीं जाएगा, समझ में नहीं आया। मतलब ये लैंड को, मतलब जिसका बिल्डिंग मतलब बनाने के बाद इसने उसने ट्रांसफर किया, मतलब क्या कहते हैं उसमें, स्टॉक इन ट्रेड में फ्लैट बनाने के बाद। नहीं एक्चुअली देखिए, यहाँ पर 2/3 स्टॉक इन ट्रेड में है ना उसका, 2/3 स्टॉक इन ट्रेड में है ना। तो इसमें क्योंकि हम लोग फेयर, मैं इसका नोट लिखाता हूँ बाद में, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक चीज़ का रीजन भी देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा भी हाँ। था। तो बस यहाँ पर ये मैं समझा रहा हूँ पहले कि इसमें 1,13,34,862 तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर हाँ। तुम इसको प्रोपोर्शनेट वे में देखोगे तो तुम्हारा जो कैपिटल एसेट जो तुमने, ठीक है, तुमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया, बट तुमने जब सेल किया तभी तुमने एक्चुअल में गेन भी किया, है ना। तो ये गेन को अगर प्रोपोर्शनेट वे में देखा जाए, तो गेन को अगर प्रोपोर्शनेट वे में देखा जाए तो आपका गेन टोटल 15 में से 10 फ्लैट आपने ट्रांसफर किया, उसके हिसाब से आपका 2/3 स्टॉक मतलब जो है, ठीक है, 10 में से 15 में से 10 के हिसाब से उसी के ऊपर आपने गेन कमाया। आप पहले एक बार इसको लिखो, मैं आपको समझाता हूँ, नोट लिखा के समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन, यही इस क्वेश्चंस का थोड़ा मतलब समझने वाला चीज है सर, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन अराइजिंग ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। तो गेन कितना है? 1,13,34,862, ठीक है। इसका 2/3 करेंगे, 2/3 करने से हमें क्या मिला? हमें जस्ट ये चीज मिल गया सर, करके बताना मुझे कोई, मुझे कि कितना हो रहा है 1,13,34,862 का 2/3।
75,56,574 मतलब 75 कर देंगे लास्ट 75 56 575 575 यस ओके 75 56 575 है ना, ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन है, ठीक है। मतलब आपने जितना सेल कर पाया, बाकी तो आपके स्टॉक इन ट्रेड में है, तो उसको यहाँ पर गेन के हिसाब से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बाकी आपका स्टॉक इन ट्रेड में है। इससे आप लेस करो सर एग्जेम्पशंस को। मैं इसके रिगार्डिंग नोट लिखा के देता हूँ, रुक जा, सारा नोट एक ही साथ लिखाऊंगा। तो एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन क्या होगा, ये हमारे यहाँ पर एग्जेम्पशन है, कोई बोल सकते हो इसमें एग्जेम्पशन क्या है? हाईवे में सर जो इन्वेस्ट किया है बॉन्ड यस सर, थैंक यू। ये जो हाईवे में इन्वेस्टमेंट है ना NHIA में, ठीक है, और जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशंस में, ठीक है, ये उनका एग्जेम्पशंस के लिए है। सर कैसे पता किया आपने? सर इसके लिए मुझे आपको एक बार फिर से एग्जेम्पशंस नोट्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बोला ना कि ये एग्जेम्पशंस आपको मैं बारी बारी में बताते जा रहा हूँ कि एग्जेम्पशंस का यूज कैसे करना है। तो आप देखो एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, कि अगर आपने किसी भी तरह का एसेट्स में, जैसे आपको 54EC समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, आपको अभी समझ, जैसे मैं आपको 54B समझाया था, मुझे याद है, ठीक है, एक क्वेश्चन किया था जिसमें 54B का एरिया ऑफ डिस्कशन था। सिमिलरली आज का डिस्कशन 54EC में है। कैसे? क्योंकि ये जो बॉन्ड में NHAI के बॉन्ड में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक्चुअली आपका 54EC का पार्ट है। तो इसका एग्जेम्पशंस पाने के लिए आपका एलिजिबल एसएससी कौन है? सर एनीवन, एनी एसएससी मतलब अगर आप कंपनी हो तो भी, अगर आप इंडिविजुअल हो तो भी, अगर आप HUF हो तो भी, ठीक है। इस तरह से सर क्या करना पड़ेगा, आपको एसेट ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर किस तरह का एसेट? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आपने अगर ट्रांसफर किया, चाहे आप लैंड ट्रांसफर करें, बिल्डिंग ट्रांसफर करें, या लैंड बिल्डिंग बोथ दोनों ही ट्रांसफर करें, ठीक है, तब जाके आपको 54EC में एग्जेम्पशंस मिलेगा। लेकिन कितना एग्जेम्पशंस मिलेगा और क्यों मिलेगा, इसका रीजंस भी तो बताना है, ठीक है। तो अच्छा किस क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है, मतलब आपने बहुत अच्छा किया, आपने जमीन बेचा, लेकिन इसके लिए आपको एग्जेम्पशंस तभी दिया जाएगा जब आपने किसी जगह में इन्वेस्टमेंट किया। तो सर आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? क्वालिफाइंग एसेट दैट इज एसेट इन विच कैपिटल गेन हैज टू बी इन्वेस्टेड, मतलब आपने जमीन बेच के जो कमाया, उस कमाई को अपने पास नहीं रखा, आपने उसको किसी ना किसी काम पे यूज करने दे दिया। लेकिन वो यूज करने का जो जगह है, जो लोग आपके पैसा लेके मार्केट में उसको इस्तेमाल करेगा, वो और कोई नहीं, वो NHAI है सर, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। बॉन्ड्स ऑफ NHAI, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर और किसी भी तरह का बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं, ठीक है। ऐसा जो भी बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होगा, चाहे वो NHAI हो, RECL हो, या फिर और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड हो, ठीक है, जो रिडीमेबल हो आफ्टर 5 ईयर्स। कंडीशन देखो, 5 साल बाद ही आपको इसका रिडेम्पशन मिलेगा। रिडेम्पशन मतलब आपको बॉन्ड का जो आपने जितना इन्वेस्ट किया वो विथ इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। ऐसे आपको एक इंटरेस्ट में मिलता रहता है, डिपेंड करता है बॉन्ड का कैरेक्टर के ऊपर। एक तो मंथ एनुअल इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर ऐसा होगा कि 5 साल बाद इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों एक साथ मिलेगा। तो जो भी कंडीशन हो, 5 साल बाद ही रिडीमेबल होगा। अगर आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया तो जाके आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा। लेकिन ये भी है, टाइम लिमिट भी है, मतलब आपने जमीन बेचा, ठीक है, आपने जमीन बेचा, टाइम लिमिट फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन, मतलब कितना दिन के अंदर आपको वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर जमीन बेच के, घर बेच के जो पैसा आपको मिला था, उसके 6 महीने के अंदर, परचेस विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन आपने लैंड ट्रांसफर कर दिया, जिस दिन आपने बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, या फिर बोथ ट्रांसफर कर दिया, उसके 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट कर दिया NHAI के बॉन्ड पे, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड पे, तो जाके आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, है ना, एक एक करके सवाल आ रहा है, कितना कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है आपको? सर कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड, मतलब आपने जितना कैपिटल गेन किया, बात ध्यान से देखना सर, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स व्हिच एवर इज लोअर, या तो कैपिटल गेन जितना करोगे, या फिर बॉन्ड में जितना इन्वेस्ट करोगे, उनमें से जो लोअर होगा। लेकिन लोअर में भी एक पॉइंट है, मैक्सिमम एक अमाउंट का लिमिटेशन है, और वो अमाउंट है 50 लाख का, ठीक है सर, वो अमाउंट है 50 लाख का। मैक्सिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज 50 लाख।
whether such investment is made in the current financial year or subsequent financial year or both. ठीक है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको 50 लाख तक का मिलेगा। और इस बंदे ने कितने इन्वेस्टमेंट किया सर? 50 lakhs. मिसेस हर्षिता ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 50 लाख। Suppose 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। एक 50 लाख NHAI में किया और एक RECL में किया, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी किया। तो 50 लाख इधर, 50 लाख इधर, ऐसे तो 1 करोड़ किया, लेकिन मिलेगा कितना? 50 लाख। 50 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, वो भी देखना है कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन 50 लाख से कम है, अगर कैपिटल गेन 50 लाख से कम है तो क्या होगा? तो भी 50 लाख। जो मैं वही नहीं, जो कम है वो capital लेंगे। gain चलो. जो कम होगा वो। ठीक है सर, याद रखिए। तो हमारे केस में कैपिटल गेन तो ज्यादा ही दिख रहा है ना, तो फिर आपका एग्जम्पशन अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 लाख। 50 लाख। 50 lakhs. ठीक है, कितना होता है सर बोलो कैपिटल गेन? At 25 lakh 56,575. 25 लाख 56 लाख 56,000. 575, यही ना? वेरी गुड सर। ठीक है, तो आपने कैपिटल गेन कमा लिया सर। बस इसमें एक ही चीज़ था कि वो जितना आपने जितना आपका एसेट सेल हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस में ही एक्चुअली आपका कैपिटल गेन यहाँ पर देखा गया। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन यहाँ पर करने का जरूरत था, बिकॉज एक्चुअलिटी को समझने के लिए और एग्जेम्पशंस को प्रॉपरली यूज करने के लिए। मैं इसका नोट्स आपको बाद में लिखाता हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं सर इसका बिजनेस इनकम का क्या खेल है। ये हम लोगों ने इतना देर से जो किया, ये क्या है सर? इतना देर से हम लोगों ने जो किया ये इसका कैपिटल गेन था। ठीक है, ये इसका कैपिटल गेन था, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? बीपी। अभी इसका बीपी देखना चाहिए। तो चलो इसका बीपी देख लेते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर नहीं रे बाबा। बीपी चेक करो। बीपी चेक करो मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम चेक करो, बिजनेस इनकम। ठीक है, बिजनेस इनकम। अब बंदे ने कितना बिजनेस इनकम किया, इसके लिए क्या करेंगे सर? बिजनेस इनकम देखने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि बंदे का इनका फ्लैट बेच के कितना कमाया। बोलो जल्दी बोलो। 3 करोड़। सर 10 3 लाख करोड़. करके 10 लाख करके इनका एक एक फ्लैट का प्राइस है ना? यस ऐसे सर। कॉस्ट Now प्राइस ही दिया है, all good. सेल प्राइस दिया नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पर बोला है सोल्ड 10 फ्लैट्स एट 30 लाख। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट हाँ, प्राइस भी दिया है, सेल प्राइस भी दिया है। सर सोल्ड 10 फ्लैट्स एट 30 लाख, 30 लाख करके 10 फ्लैट बेचा, तो कितने का बेचा? 3 करोड़ का बेचा। चलो बढ़िया है ना? तो बिजनेस इनकम के लिए हमें जो चाहिए, उसके लिए हमें सेल प्राइस ऑफ फ्लैट मिल गया। तो सेल प्राइस ऑफ फ्लैट्स, सेल प्राइस ऑफ फ्लैट्स कितना हो गया? 30 लाख करके 10 फ्लैट का 30 लाख हो जाता है हमारा 3 करोड़। सही किया ना? 7 जीरो होगा। ठीक है, ओके। तो सेल प्राइस ऑफ फ्लैट हो गया। अच्छा, अब कॉस्ट निकालो यहाँ से। बिजनेस इनकम में कॉस्ट तो लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स मतलब बनाने का खर्चा, फ्लैट 1 बनाने का करोड़। खर्चा। कॉस्ट बनाने के लिए तो 1.5 इन्होंने करोड़. कितना खर्चा किया? तो 1.5 करोड़ डाला. 1.5 करोड़। हाँ सर, हाँ सर. क्या स्टॉक इन 1.5 ट्रेड को करोड़ भी होगा? लेंगे। हाँ बोलो। सामने ही बनाया है। स्टॉक इन ट्रेड को भी लेंगे। स्टॉक इन ट्रेड को भी लेंगे, क्या बोला? समझ में नहीं आया। ऐसे तो 15 फ्लैट बनाया है, अगर मतलब हाँ, कॉस्ट लेंगे 10 फ्लैट का लेंगे, पूरे 15 फ्लैट का लेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करें बोलो। 10 का ही लेंगे। सर 15 फ्लैट नहीं तो
10 फ्लैट का बाद में भी लेंगे तो 15। हाँ 10 फ्लैट का लेंगे क्योंकि बाद में भी तो 5 बेचेगा। हाँ, तो तब उसका अब करेंगे। हाँ अभी वेरी 10 का गुड सर। लेंगे। हाँ वेरी गुड सर। तो कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट है। एक, सबसे पहले तो आप फेयर मार्केट वैल्यू को देखो, है ना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, है ना, ये भी तो आपका कॉस्ट है। क्या रे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड भी तो आपका कॉस्ट है कि नहीं? यस सर। ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया उस दिन आपका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? आपने, आपको पहले से ही पता है, 2 लाख बोलो। 10 2 2 लाख करोड़ 10 10 लाख। हजार 2 करोड़ 10 लाख, है ना। तो 210 लाख ऐसे भी बोलो आप। लेकिन 210 लाख कॉस्ट पूरा यूज करेंगे कि फिर इसका आप प्रोपोर्शनेट कर लेंगे? इसका भी सर 2/3 लेंगे। इसका 2/3 लेंगे, है ना। जितना जमीन मैंने बेच के कमाया उसी का प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। तो 210 लाख का 2/3 कितना होता है बताओ सर? और एक 1 चीज मुझे करोड़ 40 बताओ, लाख। कितना? 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है, ये हो गया। और आपने ये भी बता दो सर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ দাদা फ्लैट्स। খবরটা দেখাও। सर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट 1 करोड़। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट 1 करोड़, वेरी गुड सर। 10 फ्लैट का 10 लाख, है ना। 10 फ्लैट का यस सर। 10 लाख, 10 फ्लैट का, ये देखो 10 लाख करके 10 फ्लैट, ठीक है, क्योंकि 5 फ्लैट अभी भी उसका स्टॉक इन ट्रेड में बचा हुआ है। लिखे चीज रोशनी? হ্যাঁ দাদা। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स 10 इंटू 10 लाख हो जाता है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। अच्छा, तो फिर हो गया इधर 1 करोड़ 40 और इधर 3 करोड़, तो टोटल आपको लेस करके कितना हो रहा है सर बताओ? 2 करोड़ 40 लाख और लेस वही करने का आंसर है 60 लाख। 60 लाख 60 उसका लाख, टोटल बता। हाँ ठीक है 60 लाख। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस इनकम, है ना। इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स। असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका बन गया कैलकुलेशन, ठीक है। एक बार आपने कैपिटल गेन के हिसाब से किया और एक बार आपने बिजनेस इनकम के हिसाब से किया। तो बंदेगा मिसेस हर्षिता का ये मेनली दो इनकम है। एक तरफ आपका कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 25,56,575 का और बिजनेस इनकम है 6 लाख का। लेकिन अब इसका आपको रीजंस के साथ सारा पॉइंट एक बार बता देना चाहिए कि आपने यहाँ पर जो भी किया इसके पीछे का प्रोविजंस क्या है, ठीक है। तो इसको लिखते हुए आपको सारा प्रोविजंस याद भी आ जाएगा और ये जो आपने प्रोपोर्शनेट किया इसके पीछे का नोट्स भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो सर फटाफट मेरे साथ साथ लिखो नोट्स को। First, the conversion of capital asset into stock in trade, is treated as transfer, under section 2 subsection 47. It would be treated as transfer. It would be treated as transfer in the year, ध्यान से सुनना, in the year in which the capital asset is converted into stock in trade, in the year in which the capital asset is
converted into stock in trade. रीजंस के साथ लिख रहे हैं, ठीक। दैट इज हमारे इस एग्जांपल में प्रीवियस ईयर 2021 है ना, प्रीवियस ईयर 2021 में ही हमारे केस में कन्वर्जन हुआ है सर, ठीक है। ये देखो 20 मार्च 2021 को कैपिटल एसेट में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। तो 20 मार्च 2021 दैट इज आपका 2021 का पार्ट है, उसी में इसका ये वाला फेल बना, तो दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 इन दिस केस, इन दिस केस। ओके चलो ये बढ़िया है। अब नोट 2 लिखिएगा। However, as per section 45 subsection 2, the capital gain arising from transfer of capital gain arising from transfer by way of conversion of capital asset into stock in trade will be chargeable to tax क्या सुन रहे थे, देख सकते सुनो। However, as per section 45 subsection 2, the capital gain arising from transfer by way of conversion of capital asset into stock in trade will be chargeable to tax only in the year, तभी टैक्स चार्ज होगा only in the year in which the stock in trade sold, तो क्या मतलब निकला? As per section 45 subsection 2, the capital gain arising from transfer of capital by way of conversion of capital asset into stock in trade will be chargeable to tax only in the year in which the stock in trade is sold. तो क्या आपको आपका जवाब मिल रहा है सर कि क्यों हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट किया? हाँ सर बोलो, क्यों प्रोपोर्शनेट किया, समझ में आ रहा है? ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 आपको इसीलिए बोला कि जब आपने सेल करोगे, जिस साल सेल करोगे उसी साल इसका कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? हेलो सर, अगर उस साल में नहीं होता फिर तो 1,13,00,000 का जो अमाउंट आया था उसी को कैपिटल गेन मानते। हाँ ऑब्वियसली उसी को करना अगर सेल जिस साल होगा उसी साल करना चाहिए ना, इसीलिए प्रोपोर्शनेटली किया। अगर पूरा एक ही बार में सेल हो जाता तो फिर इसी को कैपिटल गेन मान लेते, लेकिन क्योंकि पूरा सेल नहीं हुआ तो फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। बात को समझो, अगर ये पूरा अमाउंट उसी साल में सेल हो जाता, 15 का 15 फ्लैट ही सेल हो जाता, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट करने का क्या जरूरत पड़ता? ये सर नो? यस सर। सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए ना सर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर आपका सारा का सारा फ्लैट तभी सेल हो जाता, यही कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चंस के अंदर होता, तो फिर आपको ये करने का क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। ये 75 56 करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आपका कुछ चीजें बच रहा है, आपका सेल नहीं हो रहा है, तो जब सेल करोगे तब कैपिटल गेन में आएगा, इसीलिए प्रोपोर्शनेट करके बाकी अमाउंट को रखना पड़ा। वो जब सेल होगा तब उसका कैपिटल गेन लगाओगे। तो ये प्रोविजंस आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 क्लियरली समझाते हैं, ठीक है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 आपको इसीलिए बताते हैं, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स into stock in trade will be chargeable to tax only in the year in which the stock in trade sold, ঠিক है। মানে তখন স্যার ওই তাহলে অ্যাকুইজিশনের সাথে তখন ওই এক্সেপশনটা লিস্ট করে দিলেই ক্যাপিটাল গেইনটা বের করা যেত সেই ক্ষেত্রে। एग्जैक्टली, सिंपल यही करने से ही हो जाता।
বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। आगे बढ़े सर। अच्छा, अब हम लोग इंडेक्सेशन के बारे में कुछ पॉइंट लिख देते हैं। द इंडेक्सेशन बेनिफिट, इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये आप लोग जानते हो, पर क्योंकि मैं यहाँ पर रीजंस लिखाने का बोला, क्वेश्चंस में भी बोला, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस would be would however be available only up to the year of conversion of capital asset, conversion of capital asset into stock in trade। जिस साल तक ये होगा तभी तक का आपका इंडेक्सेशन मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, पहले लिख लो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एक सेकेंड, into stock in trade। दैट इज हमारे एग्जाम्पल में क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 एंड नॉट अप टू द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22। कुछ समझे सर? किसी को कुछ समझ में आया या फिर से बताएं? सर देखो, द इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, दैट इज ICOA, would however be available only up to the year of conversion of capital asset। मतलब आप कैपिटल एसेट को जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर तक ही आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, एंड नॉट अप टू द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब आप स्टॉक इन ट्रेड को कब सेल कर रहे हो, जैसे कि हमारे एग्जांपल में स्टॉक इन ट्रेड सेल हो रहा है 21-22 पे, बट स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्जन हो रहा है कैपिटल एसेट से 2021 पे, तो आपको इंडेक्सेशन जो आप लोगों ने यूज किया क्वेश्चंस के अंदर, वो 2021 के हिसाब से यूज किया कि 21-22 के हिसाब से यूज किया? हाँ सर, आप लोगों ने जो इंडेक्सेशन यूज किया वो 2021 के हिसाब से यूज किया। और क्यों? क्योंकि 2021 में ही Yes, sir. आपका कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड कब सेल होगा उसके बेसिस में इंडेक्सेशन नहीं चलता। कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में जब कन्वर्ट होता है, उसी डेट के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता है। स्टॉक इन ट्रेड सेल के डेट के हिसाब से इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता है। कैपिटल एसेट कन्वर्ट जिस साल में होगा उसी साल तक आपको, अप टू उसी साल तक आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट लिया जाता है। पॉइंट क्लियर सर? एनी डाउट? Yes, sir. यस सर, मतलब डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं। अच्छा, किसी को डाउट है सर? बोलो। ये जो कैपिटल एसेट कन्वर्जन हुआ था हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर, ये कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ था 21 मार्च को, है ना? तो 20 मार्च को कैपिटल एसेट में, तो 2021 में कन्वर्जन हुआ था, इसीलिए इंडेक्सेशन बेनिफिट का जो लास्ट ईयर है वो 2021 है। लेकिन एसेट जब सेल किया गया तब 22 हो गया सर, तब 21-22 चालू हो गया, तो 21-22 के हिसाब से आपको इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जिस साल आपने कन्वर्जन किया उस साल के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। मतलब कैपिटल एसेट जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा उसके बेसिस में आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, ना कि जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा उस साल के हिसाब से। सर अगर दोनों एक ही साल में हो जाए तो तब कर देना, उसमें क्या है? समझ रहे सर? अगर दोनों एक ही साल के अंदर हो जाए तो कर देना, जिस दोनों एक ही साल में हो, इसी साल
कन्वर्जन हुआ, इसी साल आपने सेल भी कर दिया, तो फिर एक ही बात हुआ ना। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। चार, सर इसमें लिखना फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब हम लोग क्वेश्चंस के अंदर जो भी किए, क्यों किए, किस लिए किए, वो सब आपको लिखा दे रहे हैं नोट्स के अंदर। इसमें दो चीज हो रहा है, एक आपका प्रोविजंस का रिविजन्स भी हो रहा है, और अगर कभी भी क्वेश्चंस में से लिखने का जरूरत पड़ जाए तो फिर आप उसके लिए भी रेडी रहोगे, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन in such cases the fair market value of the capital asset the fair market value of the capital asset on the date on which it was converted into stock in trade shall be deemed, मान लेंगे, to be the full value consideration received or accruing as a result of transfer of capital asset, as a result of transfer of capital asset। पैरा चेंज करके लिखिए, इन दिस केस since only two-third of the stock in trade, ब्रैकेट में लिखिए 10 flats out of 15 flats, since only 2/3 of the stock in trade is sold in the previous year, कब किया, 21-22 में, है ना, प्रीवियस ईयर 21-22 में, 21-22 में। सो ओनली प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन, प्रोपोर्शनेट जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन that is 2/3 would be chargeable to tax. 2/3 would be chargeable to tax for assessment year 22-23, ठीक है। बस जो हम लोगों ने किया उसके हिसाब से मैंने आपको नोट में भी बता दिया। लिख लिए सर सब कोई, बोलो सर। ओके, और नंबर 5 में लिखिए सर, on sale of such stock in trade business income। ऑब्वियसली जब आप लोग अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, फिर बाद में जब आपने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया, ऑब्वियसली सेल करने के लिए ही तो किए, तो ऑन सेल ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड, जैसे आप ऐसे करते हो, बिजनेस इनकम वुड अराइज, है ना, तो बिजनेस इनकम अराइज होगा,
तो बिजनेस इनकम वुड अराइज, द बिजनेस income chargeable to tax would be the difference between the price, already calculate कर चुके हैं, the price at which the stock in trade sold, the price at which the stock in trade sold, and the fair market value and the FMV on the date of fair market value on the date of conversion of capital asset into stock in trade, on the date of conversion of capital asset into stock in trade. ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड। बस यही सब रीजन के कारण हम लोगों ने किया। समझ में आ गया सर? बोलो कि क्यों हम लोगों ने कैलकुलेशन से किया, बस यही रीजन है। और एक रीजन जो है वो पॉइंट नंबर 6 में, या आप लोग खुद से ही लिख लीजिएगा। मैं आपको समरी नोट्स तो सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो मुझे बोलो। समरी नोट्स में भी है, कंप्लीट नोट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, कैपिटल गेन का जो कंप्लीट नोट्स भी है उसमें भी मिलेगा। 54 EC क्यों आपने यूज किया उसका भी आप लोगों ने नोट्स दे दीजिएगा, ठीक है? 54 EC दे दीजिएगा ना। हेलो, आप लोगों को मैंने 54 EC समझा दिया, क्यों आपने 54 EC यूज किया, बस उसको आपको देना, ठीक है? एनी एसएससी ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग और बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, बॉन्ड ऑफ NHAI और RECL और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो भी कैपिटल गेन होता है, अगर 6 मंथ्स के अंदर उसने इन्वेस्ट किया, जो भी कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 50 लाख कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर NHAI में इन्वेस्ट किया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में इन्वेस्ट किया या फिर गवर्नमेंट नोटिफाइड किसी स्कीम में जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो उनको 50 लाख तक छूट मिलता है। तो बस ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? लिख लोगे? हेलो, लिख लीजिएगा, ठीक है? नोट्स है आपके पास। तो ये सब मेन पॉइंट्स है जिसके कारण आपने ये कैलकुलेशन किया, ठीक है? बोलो, समझ में आ गया क्वेश्चन मिसेस हर्षिता का? तो अगर आपके पास अगर कभी मिसेस हर्षिता जैसे कोई भी आ जाए और आपको आके पूछे कि भाई मेरा ये ज़मीन था, मैंने इसको इस तरह से ट्रांसफ़र किया, मैंने बिल्डिंग बनाया, मैंने बेचा, तो आप उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हो, बिजनेस इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर टोटल इनकम के हिसाब से कैपिटल गेन मतलब जो भी टैक्स है वो टैक्स कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? ऐसे इसका टैक्स कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। अगर आप हर्षिता जी का टैक्स कैलकुलेशन करने बैठोगे तो क्या हो जाएगा सर, टोटल इनकम में ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जेम्पशंस वगैरह भी बाद में आ सकता है, बट इन सिंपल अगर देखो 25 लाख इधर और 6 लाख इधर, 30 लाख के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है आपको। मतलब आप टू 2.5 लाख तक डील करना है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख 20% देना है, 10 लाख के ऊपर जितना जाएगा उसके ऊपर 30% देना है, और फिर 4% का सेस लगाना है और टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? टैक्स लायबिलिटी हमारा यहाँ होगा। हाँ बोलो। सरचार्ज भी तो होगा। हाँ सरचार्ज, वही तो मैं बोला, 30 लाख में सरचार्ज क्यों आएगा? 60 लाख है ना? वो 60 लाख है, सॉरी मैंने 6 लाख बोला। हाँ। ओ फिर 60 लाख और इधर 25 लाख, सॉरी ये 60 लाख है ना, 1 करोड़ 3 करोड़, हाँ 60 लाख है। हाँ तब तो उसका ये सरचार्ज भी आ जाएगा, तब सरचार्ज का कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा, ठीक है? जिन लोगों ने सरचार्ज कैलकुलेशंस वगैरह कर चुके हो उनको तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको सरचार्ज कैलकुलेशंस वगैरह मैं करवाऊंगा, ठीक है सर? एकदम बेसिक्स के ही अंदर करवाता हूँ मैं सरचार्ज कैलकुलेशंस कैसे करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको यहाँ पर और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इसके बारे में, टैक्स लायबिलिटी को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज पूछा भी नहीं था, और बाद में जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमें सिंपल पूछा गया था
कि भाई आप इनको ये बताओ कि इसका बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम कितना होगा। हम लोगों ने करके दिखाया और साथ में हमें ये भी पूछा गया था आप क्लियर रीजंस भी दिखाओ कि आप जो भी किए हो उसका ट्रीटमेंट क्यों ऐसा कर रहे हो, तो हम लोगों ने रीजंस भी दे दिया। ठीक है, ओके सर कोई डाउट है बोलो, एनी डाउट सर? नो सर। ओके, तो बाकी जो प्रोविजंस के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो चलो मैं एक बार काम करता हूँ ना, आपको वो सब जो एरिया है मैं आपको एक बार कवर करता हूँ। ठीक है, ये देखो सर, अगर हम लोग क्वेश्चंस के अंदर 21-22 का इंडेक्सेशन यूज कर लेते तो 317 आ जाता है ना, और बेनिफिट हो जाता, तो वो बेनिफिट नहीं देगा। स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन का मतलब सेल करने का कन्वर्ट नहीं देगा, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट जब हो रहा है तभी आपको उस डेट तक देगा। ये बात तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम सिचुएशन में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के मन में कि कौन सा इंडेक्सेशन लेना है, तो एक छोटा सा इंडेक्सेशन के कारण भी आपका जवाब गलत हो सकता है। तो बात क्या ध्यान रखना है, जब आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड पे कन्वर्ट किया अप टू दैट ईयर तक आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लीजिएगा। ठीक है, ये बात मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। एक सेकेंड सर रुको, मैं आपको जो पॉइंट में बात करने के लिए बोला था मैं थोड़ा उस पॉइंट पे आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि लास्ट दिन मैंने आपको बोला था ना कि सर सेक्शन 45 के अंदर जो बात चल रहा था उसी में थोड़ा कंटिन्यूएशन करना चाहता हूँ। ये तो मैंने बोल दिया था कि कंपेंसेशन जो मिलता है कंपलसरी एक्विजिशंस में, इसका चर्चा मैंने कर दिया था आपसे। ये वाला चर्चा देखो सर, ये वाला डिस्कशन देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। सर बड़ा सिंपल बात है। अच्छा एक सेकेंड, सिंपल तो है बट एक नोट्स चाहिए मुझे, एक सेकेंड नोट करो सर, एक सेकेंड सर। अच्छा देखो, अच्छा इसका तो सही है, ठीक है। देखो सर, तो क्या बोलते हैं सर, सर कैपिटल गेन स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में हो सकता है कि नहीं? तो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या है ये आपको पहले जानना है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 है, आपको स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। जेन्युइन हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेबिलिटी एंड कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू डेवलपर। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप ऐसे होता है कि नहीं होता, डेवलपर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने हैं। हाँ सर, कोलकाता शहर में तो ऐसे बहुत होता है, मतलब मैं तो बहुत देखता हूँ कि भाई घर है, फ्लैट पुराना हो गया है, पुराना घर है, उसको गिरा के डेवलपर को दे दिया, डेवलपर उस पर घर बनाया, फ्लैट बनाया, कुछ बेचा, कुछ ओनर को ट्रांसफर कर दिया, बस इस तरह से सेटलमेंट होता है। और जो पुराना ओनर है उसको भी थोड़ा, हाँ बोलो, स्क्रीन शेयर है नहीं, मैं समझा नहीं, आवाज बहुत कट रहा है। तो स्क्रीन शेयर है नहीं, स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर है नहीं, ओके सॉरी 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 सॉरी, अब हुआ? हाँ सर हो जाए। अच्छा देखो सर, इसमें आपको एकदम क्लियरली देखने को मिल रहा है। देखो, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर includes any arrangement or transactions wherein rights are handed over in execution of part performance of contract even though the legal title has not been transferred। ठीक है,
लीगल टाइटल आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको पार्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। तो अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सर्टेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, सर्टेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, डेवलपमेंट मतलब मेरे यहाँ पर घर बना दो, फ्लैट बना दो, रास्ता बना दो, जो भी एज पर द एग्रीमेंट। द ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर इन विच द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर, ट्रांसफर कब होता है, जिस साल द प्रॉपर्टी का ओनर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड का या बिल्डिंग का ओनर जो है, वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं डेवलपर के हाथ में, being land, building or both, handed over the immovable property to the developer. Consequently, capital gains tax liability in the hands of the owner would arise, मतलब जो ओनर है उसके हाथ में, क्योंकि ट्रांसफर कौन किया, ओनर नहीं किया, जो पुराना ओनर है, जो ओल्ड ओनर है, जो 100 साल से प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, कोलकाता में ओल्ड प्रॉपर्टी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, मतलब खत्म नहीं है ओल्ड प्रॉपर्टी कोलकाता। खरीदोगे क्या सर? डेवलपर होना पड़ेगा। टूटा फूटा घर, ऐसे तो यहाँ पर सब अच्छा ही दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा भयंकर भयंकर प्रॉपर्टी है, मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ ये एक है, ये एक भयंकर प्रॉपर्टी है, पेड़ पौधा उग गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पुराना पुराना प्रॉपर्टी होता है जिसका ओनर उसको क्या करेगा उनको समझ में नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वो किसी डेवलपर को दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे पुराना ऐसे लिखा रहता है, केएमसी का ऐसा लिखा रहता है, बैनर देखता हूँ, आप लोग अगर देखोगे, डिपोज जानोकबाड़ी, देखा आप लोगों ने कभी? हाँ, हर जगह में लिखा होता है डिपोज जानोकबाड़ी। हाँ, ऐसे बहुत हाँ, ऐसे बहुत जगह में आपको देखने को मिल रहा है, अभी हिल गया, गिर गया, कब गिरेगा पता नहीं। हाँ, कभी भी गिर सकता है। ठीक है, दैट्स लाइक दैट कि इस तरह के केस में जो ओनर होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को, ये आप देख सकते हैं, ये एकदम बढ़िया है। ठीक है, एकदम भयंकर हालत में है, कभी भी गिर सकता है, एक बड़ा सा भूकंप आ जाए तो सबसे पहले गिरेगा। इसको इमीडिएट इफेक्ट में ये सब बिल्डिंग में कुछ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, बाद में वो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, गिर के मर जाते हैं लोग, फिर बोलेगा नहीं जी फैमिली को 2 लाख करके दे दो भाई, अब हालत खराब है, अभी कुछ कर दो। लेकिन अभी कुछ करेगा क्यों नहीं, जानते हो, फैमिली डिस्प्यूट भी है, फैमिली का जो ओनर लोग होते हैं ना, इनके बीच में भी डिस्प्यूट है, कोई बोलेगा हाँ नहीं करेंगे, कोई बोलेगा हाँ करेंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसको एक्विजिशन कर लेता है तो फिर ठीक है, बिल टुडे टू ऑफर 100% एफेयर टू डेंजरस होम्स कोलकाता, खबर आया है, देखो आप चाहो तो ये सब चीजें देख सकते हो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डेंजरस होम्स के साथ क्या करना चाहता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे हैं सर। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो कंसिक्वेंटली, लेकिन इसमें कैपिटल गेन होता है सर। ठीक है, तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर अंडर द सर्टेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट, द ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर इन व्हिच द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ हैंडेड ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द डेवलपर। Consequently, the capital gain tax liability in the hands of the owner would arise in the year in which possession of immovable property is handed over to the developer for development of a project, in spite of the fact that consideration thereof, that is the actual constructed property, will be received only after a couple of years. ये भी हो सकता है, मैं समरी बताता हूँ आपको इसका। पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, इसमें कैपिटल गेन का पोस्टपोनमेंट भी होता है, कैसे? विद व्यू टू मिनिमाइज द जेन्युइन हार्डशिप which the owner of land may face in paying the capital gain tax is in the year of transfer, is section 45 section 5A provides that in case of an assessing individual or Hindu undivided family who enters into specified agreement for development of a project, the capital gain arising from such transfer shall be chargeable to income tax as income of previous year in which the certificate of completion for the whole or part of the project, मतलब कंप्लीट हुआ उसका सर्टिफिकेट उसको अगर हाथ में मिल जाए, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नॉर्मली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग अथॉरिटी होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग अथॉरिटी होता है म्यूनिसिपल का, वो प्रोवाइड करते हैं। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन व्हिच अ पर्सन ओनिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ एग्रीज टू अलाउ अनदर पर्सन to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of share being land or building or both, मतलब उस जमीन पे या बिल्डिंग पे उसका कुछ शेयर होगा, और both in such project whether with or without payment or part of the consideration in cash, या तो कुछ पेमेंट करेंगे या तो कुछ पेमेंट ना भी कर सकता है, या फिर कुछ पार्ट कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है। क्या ऐसा ही होता है? हाँ सर, आपको फ्लैट दे दिया जाएगा या काइंड में फ्लैट दे दिया जाएगा, जो भी न्यू प्रॉपर्टी बनेगा उसमें आपको एक घर मिलेगा। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो,
मानो इस घर को बना रहे कोई डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, तो उसमें आपको एक घर दे दिया जाएगा और कुछ कैश भी दिया जा सकता है क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से आपका कुछ हक बनता है, ठीक है, तो आप इसमें से सॉरी कैश भी ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता रहता है। तो मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट आई होप आप लोगों को क्लियर है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या मानेंगे? फॉर दिस पर्पस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, मतलब जिसको मिल रहा है, मतलब जो ओल्ड ओनर है घर का, being land or building or both in the project on the date of issuing of the said certificate of completion as increased by any consideration received in cash, if any, shall be deemed to be the full value consideration received or accruing as a result of transfer of the capital asset. And non-applicability of the beneficial provisions, it may however be noted these beneficial provision would not apply where the assessee transfer his shares in the project on or before the date of issue of said completion certificate, and the capital gain tax liability would be deemed to arise in the previous year in which such transfer took place. In such a case, full value consideration received or accruing shall be determined by the general provisions of the act. अब आप लोग सोच रहे हो सर ये लास्ट 2 पॉइंट कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको अभी इसका एकदम फ्लो चार्ट से बताता हूँ, आपको याद रह जाएगा, मतलब आप एक बार गो थ्रू करोगे याद रह जाएगा। अच्छा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय अप्रूव बाय द बिल्डिंग प्लान और बाय अंडर एनी लॉ ऑफ द टाइमिंग इनपुट। बिल्डिंग प्लान पे कौन अथॉरिटी दिखते हैं? सिविल इंजीनियरिंग अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते हो, है ना, जो गवर्नमेंट के घर में एक टैक्स जमा करना पड़ता है, ड्यूटी बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। द वैल्यू एडेप्टेड और असेस्ड और रीअसेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो नॉर्मली हमारे देश में स्टैम्प ड्यूटी लगता है लैंड बिल्डिंग परचेस पे, लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर पे, ठीक है। ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट एट ए ग्लांस, देख लो क्या मतलब निकल के आ रहा है। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट एट ए ग्लांस। देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप एक एचयूएफ हो, अगर आप किसी भी तरह का स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में जा रहे हो, किसके साथ? डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। आपके सामने 2 सवाल खड़ा होता है। इज द इंडिविजुअल, मतलब अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स इन द प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद क्या आपको ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी? इज द इंडिविजुअल और एचयूएफ ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स इन द प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट? ओके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कंपिटेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेगी कि हाँ बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद जाके जो प्रॉपर्टी का ओनर है, इंडिविजुअल है, वो अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है कि भाई मैं अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो भी मेरा प्रॉपर्टी में हक है मैं छोड़ रहा हूँ। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हो रहा है, इफ यस, ओके, इफ यस, तो कैलकुलेशन क्या है? देखो, प्रॉपर्टी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर ओनर, मतलब जो ओल्ड ओनर है, वो अगर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी में, देन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी वुड अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिस साल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाता है फॉर होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या तो पूरा प्रोजेक्ट या तो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर 2019-20 में होगा तो 19-20 के हिसाब से, अगर 20-21 में होगा तो 20-21 के हिसाब से, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस साल को माना जाएगा, चाहे होल हो या पार्ट हो। तो कैलकुलेशन क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो गवर्नमेंट के घर में स्टैम्प ड्यूटी जमा होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, उसको लिया जाएगा ऑफ हिज शेयर्स, उसके शेयर के हिसाब से, मतलब पूरा बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग में जो पुराना ओनर है उनका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का शेयर जितना होगा, प्लस जो कैश कंसिडरेशन वो बदले में मिलेगा उनको, उसके हिसाब से इसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो गवर्नमेंट के घर में जमा करना होता है उसको, और कैश कंसिडरेशन दोनों को मिला के जो होता है, वो ओनर का, ओल्ड ओनर का फुल वैल्यू कंसिडरेशन डीम्ड कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। याद रखिएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, और उसके साथ जो कैश कंसिडरेशन बंदे को मिलता है प्रॉपर्टी के लिए, दोनों को मिला के जो होता है वो उसका डीम्ड कंसिडरेशन माना जाता है। एंड फुल वैल्यू कंसिडरेशन डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस for determining capital gains on subsequent sale of shares of developed property। ध्यान से सुनिए बात को, अगर आप बाद में अपना प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो, ठीक है, अगर कोई बंदा बाद में अपना जो बना हुआ प्रॉपर्टी बन गया उसको सेल करते हैं, तो इस केस में फुल वैल्यू कंसिडरेशन को क्या माना जाएगा? टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस फॉर डिटरमाइनिंग द कैपिटल गेन। मतलब ये जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन उसका हुआ, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
ठीक है। अगर मानो स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख का है और कैश हाथ में मिला है 20 लाख का, तो 20 लाख और 10 लाख मिला के हो जाता है 30 लाख का। तो इन फ्यूचर जो बंदा घर को या प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा 30 लाख का। समझ में आ गया सर? सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 ये बात कहता है। बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर ना तो भी बताओ, अगर हाँ तो भी बताओ सर। यस सर। क्लियर है रे बाबू? सबको सबको क्लियर है? यस और नो? ओके सर, अगर मानो कि ये जो प्रॉपर्टी, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो है HUF जो है वो ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं किया। इसका मतलब इंडिविजुअल और HUF ने ट्रांसफर कर दिया अपना शेयर्स इन द प्रोजेक्ट बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर वो बंदा प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले ही अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है तो उनके केस में कैपिटल गेन का क्या खेल होता है? उनके केस में कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी वुड अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू द डेवलपर। जो भी कैश वगैरह जो भी वो डेवलपर से लेगा वही उसका कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। तो बस अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कर देते हो तो जिस साल आप हैंडओवर कर देते हो डेवलपर पे उसी साल आपका कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आप कैपिटल सर्टिफिकेट के बाद करते हो, ठीक है, तो आपका ये हिसाब होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट के बाद करोगे तो आपका ये हिसाब होगा। तो ये था सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A का प्रोविजंस। याद रखिएगा सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत काम का चीज है। अब कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, ठीक है सर। लिक्विडेशन मतलब मैं आपको बोला ना, कंपनी जब लिक्विडेट हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है मतलब सर कंपनी बंद करना पड़ता है। हाँ, कंपनी बंद करना पड़ता है और बंद करके कंपनी का एसेट्स अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इट्स नॉट इजी टास्क, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है सर। बिजनेस स्टार्ट करना जितना आसान है, बिजनेस बंद करना उतना आसान नहीं है, ठीक है, स्पेशली कंपनी। तो कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी के हाथ में क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, ये आपको मैं बताऊंगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा समरी वे में ही आप लोग देख लो, ठीक है, फ्लो चार्ट में आपको सुविधा होगा। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन सेक्शन 46 क्या सिखाते हैं? ओके तो सर, अगर कंपनी जब बंद होता है तब कंपनी जो अपना प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका टैक्स का क्या कंसिक्वेंस आता है कैपिटल गेन के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है मेनली। तो इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी और इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक शेयर होल्डर के हाथ में, एक कंपनी के हाथ में। सर कंपनी के हाथ में सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 के केस में बताया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द शेयर होल्डर इज नॉट ए ट्रांसफर, सो नो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी। किसके हाथ में? कंपनी के हाथ। इसके एक एक्सेप्शन पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं, बट बिफोर दैट ये देख लो, इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर 46 सबसेक्शन 2। सर शेयर होल्डर के हाथ में जब आता है ना कैपिटल गेन, जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कैपिटल गेन और डिस्ट्रीब्यूशन एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, कंपनी के हाथ में तो नो टैक्स, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स हो सकता है। यस, तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होने का क्या कॉन्सेप्ट है? सर फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है तो इसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एट्रीब्यूटेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये एसेट अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको कंपनी का डिविडेंड माना जाएगा, जिस डिविडेंड को 222 सबसेक्शन सी, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी में बोला गया। और ये 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी मतलब ये डिविडेंड, और डिविडेंड इनकम बेसिकली कहाँ का है? अदर सोर्स का, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आईएफओस में टैक्सेबल होगा सर, कैपिटल गेन में नहीं। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने शेयर होल्डर के बीच में, कंपनी बंद होने के टाइम पे जो भी प्रॉफिट है, एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइक प्रॉफिट है, उसको डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड का मतलब ही होता है कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन ये कंपनी का बंद होने के टाइम का बात है, लिक्विडेशन का टाइम का बात है। डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इसको डीम्ड डिविडेंड कहा जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में
इंडिविजुअल्स के हाथ में या शेयर होल्डर के हाथ में, इंडिविजुअल से शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 ये बताते हैं। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है, मनी रिसीव प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस डीम डिविडेंड। मनी रिसीव्ड माइनस प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस डीम डिविडेंड, जो भी होगा इसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा एज पर सेक्शन 48। ये टू बी कंसिडर्ड एज कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्या होगा सर? जो भी मनी शेयर होल्डर रिसीव करेगा उसके साथ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड जो है आज के डेट में वो एडिशन होगा, वहां से माइनस करना होता है डीम डिविडेंड जो आपको दिया गया था। इसको माइनस करके जो मिलेगा वो सेक्शन 48 में फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा और इसको कैपिटल गेन में शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन इनकम माना जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जब कंपनी लिक्विडेट होता है तो लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी जब अपना एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको कैपिटल गेन में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये है इसका समरी कॉन्सेप्ट। अगर आप थोड़ा इसको डिटेल्स में देखना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो क्या निकल गया सर? इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी, मतलब जो कंपनी लिक्विडेट हो रहा है धीरे धीरे इसका नाम और निशान मिट जाएगा, लेकिन कंपनी जाते जाते अपने शेयर होल्डर को जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, where the assets of the company are distributed to its shareholders on its liquidation, कंपनी बंद हो रहा है, such distribution shall not be recorded as transfer by a company for the purpose of section 45 और section 46 subsection 1 के हिसाब से। The above section is restricted in its application to its circumstances mentioned therein, that is asset of the company must be distributed in the specie to shareholder on the liquidation of the company। ये तो जरूरी है सर, करना ही पड़ेगा। If however the liquidator sells, लेकिन अगर ऐसा होता है लिक्विडेटर मतलब जो कंपनी को लिक्विडेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, नॉर्मली चार्टर्ड हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, जो लिक्विडेटर के तौर पे वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं कि भाई हम लोग कंपनी को एसेट्स को सेल करेंगे। If however the liquidator sells the asset of the company resulting in a capital gain and distribute the funds so collected, और जो भी फंड वो कलेक्ट करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, the company will be liable to pay tax on such gains। ओके, नॉर्मली कंपनी को टैक्स देने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन ऐसे केसेस में कंपनी को टैक्स देने का जरूरत पड़ सकता है जब कंपनी लिक्विडेटर के थ्रू से बोलते हैं कि भाई आप लोग एसेट सेल करो और जो भी कलेक्शन होगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। इन दैट केस कंपनी कैपिटल गेन टैक्स देने का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, यही एक्सेप्शन था। शेयर होल्डर के हाथ में मैंने आपको अभी बताया दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक आप अदर सोर्स में भी लेके जा सकते हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, जिसमें आपको एक्चुअली डिविडेंड इनकम हो रहा है, ठीक है, जब कंपनी अपना एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आप इसको कैपिटल गेन में लाना चाहते हो तो जो भी आप मनी रिसीव करोगे उसके साथ फेयर मार्केट वैल्यू को ऐड करोगे, फिर वहां से क्या माइनस कर दोगे सर? ये डिविडेंड इनकम को माइनस कर दोगे, ठीक है, डिविडेंड इनकम को माइनस कर दोगे। इसको जो भी आपको इनकम होगा वो आप कैपिटल गेन में चार्ज कर दीजिए, ठीक है। ये शेयर होल्डर के हाथ में खेल है। क्लियर हुआ सर? अरे बोलिए। हाँ सर। सर आप बात करते हैं जो बाईबैक के बारे में, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सर कंपनी बाईबैक करते हैं, ठीक है। सर क्या होता है बाईबैक? सर बाईबैक का इन सिंपल मतलब होता है कि कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से उठा लेते हैं। सर क्यों अपने ही शेयर मार्केट से उठा लेते हैं? यस सर, बाईबैक बोलते ही मेरे को याद आ गया, जैसे कि शुभश्री स्टार्टिंग में बोल रहा था सर बाईबैक कर रहा है टीसीएस। चलो देखते हैं, टीसीएस अप्रूव 18,000 करोड़ बाईबैक। अच्छा, खबर देखो क्या डिटेल्स है इसका। ऑन जनवरी 12, 2022 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टीसीएस The board of directors of TCS has announced the buyback up to कितना इक्विटी है सर? 4 करोड़ है क्या? हाँ, 4 करोड़ फुल्ली पेड अप इक्विटी, 4 करोड़ फुल्ली पेड अप इक्विटी ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 ईच, मतलब फेस वैल्यू 1 टका करके हैं, एट 4,500 पर इक्विटी शेयर्स, पर इक्विटी शेयर 4,500 करके वो बाईबैक करेगा। ऐसे कभी, अरे करेंटली टीसीएस का क्या चल रहा है सर शेयर का दाम? करेंटली 3,782 करके चल रहा है, 4,500 करके देगा। मतलब जो लोग ऑलरेडी होल्ड करके रखा है अगर टीसीएस का शेयर, वो बाईबैक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाईबैक में अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसको मिलेगा उसको 4,500 करके पर इक्विटी शेयर मिल जाएगा। तो इसमें जो बाईबैक में गेन करेगा शेयर होल्डर, आप समझ रहे हो बात?
आज के रेट में टीसीएस का शेयर 3782 करके है आज का मार्केट प्राइस। टीसीएस बोल रहे हैं कि 4500 करके वो बाईबैक करेगा, मतलब जिसके पास 3782 करके आज के रेट में है, अगर टीसीएस में बाईबैक प्रोसेस में वो पैसा देते हैं तो मतलब अपना शेयर को टीसीएस को वापस कर देते हैं, ठीक है, तो कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से बाईबैक कर लेगा, ठीक है, बाई बैक, ओके, बाई बैक, इसलिए इसका नाम है बाईबैक। तो ऐसा करके टीसीएस का जो शेयर्स टीसीएस फिर से अपने पास ले रहा है, और जो भी बंदा, जो भी शेयर होल्डर उस शेयर्स को अपने पास मतलब बेसिकली अपना शेयर कंपनी को वापस कर देगा, बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो वो भी गेन है। 3782 4500 गेन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। टोटल ऐसा 18,000 करोड़ का बाईबैक के बारे में बात किया। IT service giant TCS today say the members of the company have approved the buyback of shares up to 18,000 crore by passing a special resolutions through postal ballot। देखो सर, जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो, हाँ, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हो, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू से, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू से पास करते हैं। हाँ, इसीलिए कंपनी लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। The members of a company have approved the buyback by passing a special resolution through postal ballot. The company said in stock exchange filing। अच्छा, फाइल किया स्टॉक एक्सचेंज के पास। The company has fixed Wednesday, February 23, 2022 as the record date for the purpose of determining the entitlement and the names of the equity shareholder who will be eligible to participate in the buyback. On January 12, 2022, the board of directors of TCS had announced the buyback of up to 4 crore fully paid up, जिसका वैल्यूएशन है 18,000 करोड़। और कुछ बोला है, टाटा सन्स TICL इंटेंड टू टेक पार्ट इन बाईबैक। अच्छा, टाटा का जो भी और भी मतलब बेसिकली ट्रस्ट वगैरह है ना, टाटा सन्स, ठीक है, वो भी इस बाईबैक में पार्ट लेना चाहते हैं, मतलब उनका भी होल्डिंग वगैरह होता है एक्चुअली, ठीक है। मैं भी टाटा के शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो कभी बताएंगे सर, शेयर मार्केट वगैरह क्लास में बताएंगे, शेयर बाईबैक और ये कंपनी लॉ में बताएंगे आपको, ठीक है, कि किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बोला है सर, बाईबैक आर अट्रैक्टिव इन टैक्स टर्म्स इवन आफ्टर कंसीडरिंग द 10% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो ऐसे 10% होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। Share buyback or share purchase is when company buys back its own shares from investors or stakeholders. It can be seen as an alternative tax efficient way to return money to shareholders. ठीक है, buyback are attractive in tax terms even after considering 10% LTCG. Usually companies go for share buyback if it wishes to increase demand in the market. Yes, कंपनी अपना मार्केट में डिमांड बढ़ाना चाहता है। शेयर बायबैक रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स इन सर्कुलेशन, मतलब मार्केट में कंपनी का जितना शेयर सर्कुलेट हो रहा था ना, वो उसको कम करना चाहता है, ठीक है, विद इंक्रीज द शेयर वैल्यू, और इसमें क्या होगा, उसका शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा और उसका अर्निंग पर शेयर और अच्छा हो जाएगा, कंपनी का कंट्रोलिंग अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे रीजन होते हैं बाईबैक करने का, जो मैं आपको कंपनी लॉ के टाइम पे बताऊंगा सर, अच्छे से और क्लियरली बताऊंगा। यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक आइडिया दिया, ठीक है, कि कंपनी बाईबैक करते हैं बहुत सारे रीजन में। एक, कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाता है, कंपनी का कंट्रोलिंग आ जाता है, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स का जो मतलब चलता है ना, वो कम हो जाता है। सॉरी, एक सेकेंड। तो सेक्शन 46A आपके सामने क्या लाता है, देखो, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब सर, एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, और अदर सिक्योरिटीज एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कौन सा शेयर का बात कर दिया, ESOP का बात कर दिया, नॉर्मल शेयर्स नहीं, ESOP। Any consideration received by a holder of a specified securities from any company or purchase of a specified securities is chargeable to tax in the hands of holder of specified securities. Yes. The difference between the cost of acquisitions and the value of consideration received by the holder of securities is chargeable to tax as capital gain in the shareholder hands. The computation of capital gain shall be made in accordance with the provision of section 48. Such capital gains shall be chargeable in the year in which such securities are purchased by the company. For this purpose, specified securities का मतलब 1956 एक्ट के हिसाब से 77A में बोला है, और 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 68 में बोला है। आप लोग 2013 ही याद रखो तो ही काफी है। लेकिन अगर बात आता है कि शेयर्स का, जो ESOP नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है, ESOP है, इस केस में वो इधर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इन केस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी,
एडिशनल इनकम टैक्स @20% प्लस सरचार्ज लग जाता है 12% और सेस लग जाता है 4% इज लिवाइबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ऊपर लग जाएगा सर, मतलब 20 का 12 करो जितना होता है उसका 4% करो जितना होता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 23% समथिंग हो जाएगा। 20 का 12% मतलब 20 + 12 नहीं रे बाबा, 20 का 12% उसका 4%, इस तरह से करके देखो आपको कुछ समथिंग 23% समथिंग आपको दिखेगा जो कंपनी के ऊपर चार्ज किया जाता है, ठीक है। Consequently, the income arising to the shareholders in respect of such buyback of shares by the domestic company would be exempt under section 10 subsection 34। तो ये जो भी इनकम कौन करते हैं सर, शेयर होल्डर करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A के तहत बाईबैक के थ्रू से शेयर होल्डर जो कमाते हैं वो एग्जेम्प्टेड है। सिंस डोमेस्टिक कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है ना, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड है। बात समझो, ठीक है, क्योंकि कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है इसीलिए शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड है। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जब कंपनी बाईबैक करते हैं तो उसका टैक्सेशन में क्या इफेक्ट आता है। टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बात जब कंपनी का हो तो बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी अगर करे तो सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स जो कंपनी के ऊपर लगता है 23.296, मतलब 20% इंटू 12% इंटू 4%, ठीक है, 23.296% आ जाएगा, करके देखिएगा, ठीक है। अगर बायबैक ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी अदर देन ए डोमेस्टिक कंपनी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, एंड बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस में कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं होता है। बात समझिए, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। लेकिन सर शेयर होल्डर के हाथ में कब कब टैक्स होता है, देखो जब डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करते हैं, जैसे कि टीसीएस जैसे बायबैक कर रहा है, तो जो भी इसका शेयर होल्ड बायबैक करके जो भी गेन करेगा, क्या शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगा। इनकम अराइजिंग ऑन शेयर होल्डर्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। तो मतलब बायबैक में अगर आप कुछ इनकम करोगे वो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A में एग्जेम्प्टेड है, बिकॉज कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर रहा है गवर्नमेंट, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड है। लेकिन सर तो फिर कंपनी ऐसा क्यों करता है, सर इसके पीछे कंपनी का अलग रूल्स रेगुलेशंस है, मैं आपको कंपनी लॉ क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46 है। यस, अगर बायबैक ऑफ शेयर्स अदर देन डोमेस्टिक कंपनी करे तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, और ये कैपिटल गेन सेक्शन 46A के अंदर आ जाएगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी छोड़ के कोई और करे, ठीक है, तो ये टैक्सेबल है। सर अगर ईसॉप है तो सर ईसॉप के केस में भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इनकम अराइजिंग टू होल्डर्स विद स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46 है। सो क्या मतलब निकला, अगर ईसॉप है मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अगर डोमेस्टिक कंपनी छोड़ के कोई और बायबैक कर रहा है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करे तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 whether listed or unlisted फर्क नहीं पड़ता, whether listed in stock exchange or not listed in stock exchange doesn't matter, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A के तहत एग्जेम्प्टेड है इन शेयर होल्डर्स हैंड, बट कंपनी के हाथ में अच्छा खासा टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स एडिशनल टैक्स लग जाता है 23.296%। क्लियर है सर बात, बोलिए, बाईबैक समझ में आ गया। Yes. बस इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के क्लास में हम लोग ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर दैट इज सेक्शन 47 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बहुत वाइटल एक टॉपिक है। और जो भी बचा कुछ सेक्शन है सेक्शन 47 को छोड़ के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सर, सेक्शन 47 के बाद कुछ काफी सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 50 के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बचा कुछ सेक्शंस है वो हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा। आज का क्लास सर इतना ही है, समझ में आया कि नहीं आया प्लीज बताइए सर। हाँ बोलो बोलो सर। টিসিএস এর যে 18,000 কোটি টাকার যে এটা তুলে নিয়েছে শেয়ারে, তা ওটা মানে ধরুন মার্কেটে যদি 25,000 কোটি টাকা দেয় তাহলে সে 18,000 টাকা উঠলো, তার এরকম একটা ব্যাপার উঠছে নাকি? ফুল অ্যামাউন্ট टोटल वैल्यूएशन 18,000 करोड़, मतलब टीसीएस बेसिकली मार्केट कैपिटल से 18,000 करोड़ मार्केट से मतलब वापस लेना चाहता है, जिसका वैल्यू मतलब बेसिकली वो 18,000 करोड़ खर्चा करेगा इसको उठाने के लिए, मतलब जिसको वो जिन लोगों ने उसका शेयर होल्ड करता है टीसीएस का, মানে ওই যে 4.5 লাখ যে ইকুইটি শেয়ার আছে ওটাকে उसको देने के लिए जो खर्चा होगा उसका वो 18,000 करोड़ का है। মানে পুরোপুরি উঠছে না, এবারে তাহলে তো ভ্যালুয়েশন তো কমে যাবে, এখন যে 3,700 করে চলছে
কত ইকুইটি শেয়ার তুলতে बाईबैक करने से वैल्यूएशन कम नहीं होता, बाईबैक करने से वैल्यूएशन बढ़ जाता है। তখন তো সেই ইকুইটি শেয়ার কমে যাচ্ছে ইচ্ছা মতন, যদি ওর মার্কেটে ধরুন 10 লাখ টাকা সেটা 4.5 লাখ টাকা উঠে 4.5 লাখ উঠে গেল, तो ऑटोमेटिकली जब मार्केट में शेयर होल्डर कम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मतलब अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल को जब नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली शेयर का क्या वैल्यू, हाँ क्या बोले शुभश्री? बढ़ेगा बोल रहे थे सर, ईपीएस। यस, ईपीएस बढ़ जाएगा, और अगर ईपीएस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली शेयर का वैल्यू धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये कंपनी अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अपने ही शेयर को मार्केट से मतलब बाईबैक कर लेना, ये कंपनी का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि भाई देखो मेरा कॉन्फिडेंस, कि अगर मेरा मार्केट में शेयर ना भी रहे तो भी मैं अपने आप को आगे लेके जा सकता हूँ। शेयर होल्डर को भी काफी बूस्ट करता है। পরে তো আমরা এই শেয়ার নিয়ে আসতে পারবো বা মার্কেটে চাইলে 4.5 লাখ যে শেয়ারটা তুলে हाँ নিচ্ছে, हाँ, फिर बाद में जब कौन- उसको मन करेगा, वो उसका ऑथराइज शेयर है ना, ये सब उसका ऑथराइज शेयर है, हाँ। वो कर पाएगा, और उसको बाद में वो फ्लोट कर पाएगा जब जरूरत पड़ेगा, एपीओ के थ्रू से कर पाएगा, कुछ भी कर सकता है वो, राइट शेयर के थ्रू से कर सकता है, बहुत सारा ऑप्शन है, बोनस शेयर के थ्रू से कर सकता है। सीखेंगे सर ये सब, कंपनी लॉ क्लास में भी बात करेंगे, और ऐसे शेयर मार्केट का जो चर्चा रहता है ना, वहाँ पर भी फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब चर्चा मैं करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। वहाँ पर आपको कंपनी का क्या इफेक्ट होता है काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, शेयर मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ में भी ये सब बातें होंगे सर, ठीक है। इतना ही है सर आज, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज टाटा सर। बाय सर। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय सर।